पूरी दुनिया इसे पाक फ़िज़ाई की बड़ी कामयाबी करार देती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एयर मार्शल जावेद अहमद, प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एयर मार्शल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात जो कुछ हुआ, क्यों इसे एयर वॉरफेयर की हिस्ट्री में एक गैर मामूली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहा जाता है? रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। मेरे ख्याल में ये जो अचीवमेंट थी 7 मई वाली, इसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी कहेंगे और हम ये भी कहेंगे कि स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट। यानी इतनी अच्छी कारकर्दगी अगर आप देखें इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन पहले नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर्स हों या उसके बाद हों, इतनी तादाद में जहाज़ नहीं आए, और वो भी 2 न्यूक्लियर ममालिक में जिनके पास एक 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड हो, और वो पीएफ के साथ लड़ रही हो जो कि न्यूमेरिकली इन्फीरियर है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जा चुकी थी। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंग थी, जिसने तमाम पैराडाइम जिसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो क्या पूरी दुनिया में चेंज कर दिया एयर पावर एम्प्लॉयमेंट का। तो इसके बाद जब भी कभी जहाज़ आमने सामने होंगे, वो भी BVR, तो उनको ये जंग ज़रूर याद आएगी, जहाँ विद इन अ मैटर ऑफ आप कहें 30 मिनट पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 7 तैयारे गिराए। उनमें से 4 वो थे कि जो राफेल्स हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ किया जाता है, समझा जाता है कॉम्बैट प्रूवन है, वर्सेस पाकिस्तान जो उड़ा रहा था J-10 और जो PL-15 उन पे मिसाइल लगे हुए थे। अब अगर आप इसको उस तरीके से देखें तो जो फ्यूचर वॉर्स हैं जिस तरह लड़ी जाएंगी, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो इंडस्ट्री है, उसने इसका बहुत नोट लिया है, और बहुत सारे चेंजेस दुनिया में आ चुके हैं इस जंग के एनालिसिस के बाद। आप ये देखें, डिफेंस इंडस्ट्री चेंज हो गई है। जो वेस्टर्न इंडस्ट्री है उन्हें काफ़ी फ़िक्र पड़ गई है कि अगर ये चाइनीज़ टेक इतनी अच्छी तरह एम्प्लॉय हो सकती है, तो फिर दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी, उनके लिए सोच का मकाम है। इसी तरह ग्लोबल साउथ के जो ममालिक हैं, उनके लिए बहुत इनकरेजिंग एक चीज़ पैदा हुई है कि जी, अगर एक एयरफोर्स बड़ी अच्छी तरह ट्रेंड है, बड़ी वेल इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजीज अच्छी है उनके पास, मोटिवेटेड है, तो फिर वो क्या रिजल्ट्स हासिल कर सकती है। राइट, लेकिन ये जो पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाइया के दरमियान जो कुछ हुआ, आपके ख्याल में वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से पाक फ़िज़ाइया का पलड़ा जो है वो इस लड़ाई में भारी रहा? देखिए, फैक्टर्स है ना, उसमें आप ये कहें कि सबसे पहले थी एक विजन और एक टेक्नोलॉजी। इसको सिमुलेट किया गया अंडर द डायरेक्शन जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, उनके डायरेक्शन में टेक्नोलॉजीज इंडक्ट हुई, उनको आपस में इंटीग्रेट किया गया, उनकी ट्रेनिंग की गई, उनके कॉन्सेप्ट्स बनाए गए, डॉक्ट्रिन एयरफोर्स ने बनाई। उन सारी चीज़ों की इंटीग्रेशन और ये डॉक्ट्रिन्स ने जो इफ़ेक्ट क्रिएट किया, वो ये था कि जिसने आपने इस बड़ी एयरफोर्स को, 4th लार्जेस्ट को, आपने टेक ऑन किया। तो ये फैक्टर्स से जो मैटर करते हैं इन वॉरफेयर, जहां आपको पता होगा कि एरियल कॉम्बैट जो है एक सेकंड्स की गेम है, यहाँ देयर आर नो मार्जिन्स फॉर एरर। और बियॉन्ड विजुअल रेंज में जहां आप कहें कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो पेशावर के करीब जहाज़ों को आप टारगेट कर सकते हैं। कंप्लीट एयर वॉरफेयर के जो पैराडाइम है वो चेंज हो चुका है। तो उस रात 2 बहुत ही मॉडर्न एयरफोर्सेस आमने सामने थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ मोटिवेटेड, प्रिपेयर्ड, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड, अंडर अ वेरी एबल कमांड लड़ रहे थे दुश्मन के साथ, एंड आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस। अब इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर आ गया, कितनी कैपेबिलिटीज़ थी जो इस्तेमाल की गई पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, साइबर से लेके और स्पेस तक तमाम एसेट्स इस्तेमाल किए गए। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनको फोर्स मल्टीप्लायर्स कहा जाता है। तो ये जब सारे इंटीग्रेट हो गए, तो आप ये कहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स पे एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस। इसका मतलब होता है कि उनकी सोच की और डिसीजन लेने की सलाहियत ख़त्म हो गई। और ये बहुत सारे थ्योरिस्ट ने पेश किया था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस बहुत सारे जहाज़ गिरने की वजह से पहली दफ़ा हुआ है। और देखिए, ये इतना सिग्निफिकेंट था कि एक 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स अपने तमाम एसेट्स को बॉर्डर से हटा ले और उसको डीप ले जाए, पाकिस्तान एयरफोर्स की पहुंच से दूर।
ये मेरे ख्याल में पहले कभी एरियल वॉरफेयर में हुआ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने मल्टी डोमेन वॉरफेयर का जिक्र किया। दो चीज़ों का हम बहुत जिक्र सुनते हैं, एक साइबर का और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक का। इनका इस्तेमाल किस तरह से जो है वो किया गया और ये किस तरह से ये इस मॉडर्न जो एयर बैटलफील्ड है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान एयरफोर्स जिसको टेक सावी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से कभी घबराई नहीं। सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट में शामिल भी की, उन्हें इंटीग्रेट भी किया। और जिसको हम मल्टी डोमेन कहते हैं उसको आप स्पेस से शुरू हो जाए कि देखें स्पेस की वजह से जैसे हम कहते हैं कि तमाम बैटलफील्ड अब ट्रांसपेरेंट हो गए, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, क्या वो ज़मीन पे हों, फ़िज़ा में हों या समंदर में। तो स्पेस से आप शुरू हो जाएं। स्पेस में इंडिया बहुत सुपीरियर था, लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्पेस को इस्तेमाल किया, जो जैमिंग की और वो लिंक्स तोड़े, वो एक वजह थी। फिर आप साइबर पे आ जाएं। अगर आपके नेटवर्क्स हैं वो रेजिलिएंट नहीं है और नेटवर्क्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो फिर आप जैमिंग के भी वल्नरेबल हैं, आप साइबर के भी वल्नरेबल हैं। और फिर आपका ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड्स सारी वो होती हैं कि जो लिंक्ड हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको जल्दी करनी पड़ती है। उस कमांड को भी अगर आप साइबर से तोड़ दें तो इसका मतलब है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वो मल्टी डोमेन की तमाम कैपेबिलिटीज़ दुश्मन पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपने उसको एक लिहाज से अंधा भी कर दिया है, आपने बहरा भी कर दिया है। तो अब वो लड़ने के लिए उसे हम कहते हैं कि लॉस ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस। और ये कॉम्बैट एयर कॉम्बैट का रूल है कि जहाँ भी एक एयरफोर्स ने सिचुएशन अवेयरनेस लूज़ की वो फाइट लूज़ कर गया। तो ये वो तमाम कैपेबिलिटीज़ हमने इस्तेमाल की और हमारे अपने जो एसेट्स थे, सारे जहाज़ वो प्रोटेक्टेड थे, वो सिक्योर थे। और वो सिक्योर थे थ्रू डाटा लिंक, और डाटा लिंक पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद बनाया। हमारी एक बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी थी। आई थिंक इसने बहुत फ़र्क डाला इन दिस एयर कॉम्बैट। राइट। और ये एक तासुर था कि जो है वो बनाया गया कि बाहर से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इमदाद मिल रही थी इस लड़ाई में। आपने भी अभी जिक्र किया इंडिजिनस का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी वहाँ पर भी इसका खासा जिक्र रहा। तो ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स की, इनका इस्तेमाल आपके ख्याल में कितना आम रहा? मेरे ख्याल में इंडिजिनस का बहुत बड़ा किरदार था। और जो करंट लीडरशिप है एयरफोर्स की, इसने बहुत इस पर अपना वक्त लगाया है और ऐसे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए हैं कि जो तमाम कोर टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान के अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, डाटा लिंक हो गया या आपकी कैपेबिलिटीज़ हो गई जैमिंग की या बाकी एसेट्स हो गए, वो सारे हमारे इंडिजिनस ही डेवलप्ड हैं। और आप यकीन करें कि अगर ये इंडिजिनस ना हो तो आपने अभी ईरान और इसराइल की जंग देखी होगी, तो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू फॉरेन बहुत मैटर करती हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी कोई और मुल्क दोस्त हो या जितने भी जिनसे आपके अलायंसेज हैं वो आपको किसी जंग में हेल्प करेंगे, इसका प्रैक्टिकली होता नहीं है। इक्विपमेंट तो अगर आप भारत की तरफ भी देखें तो दुनिया के तमाम ममालिक का इक्विपमेंट उनके पास था। जो आप इजरायली से शुरू हो जाएं, US हों, रशियन हों, वो था। तो क्या उन तमाम ममालिक ने भारत की हेल्प की? गालिबन अल्लाह बेहतर जानता है कि की नहीं की। पाकिस्तान की तरफ हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ थी। सामान हमारे पास बहुत सारे ममालिक का हमेशा से था, हमेशा आगे भी आता रहेगा, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना, उसको इस्तेमाल करना, वो हमारे अपने पायलट्स और हमारी अपनी टीम्स की मेहनत है। ठीक है। और ये जो कहा जाता है कि अब जो जंग है ये टेक्नोलॉजी की जंग बनकर रह गई है, आप अगली जंग ना जाने क्या होगी। आपको लगता है कि अगली जंग कोई इससे बहुत मुख्तलिफ होने वाली है या उसकी किस तरह से तैयारी की जा सकती है? देखें, टेक्नोलॉजीज़ पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यह है कि भारत जैसे मुल्क के लिए सबक सीख लेना बहुत ज़रूरी है। 2019 से अगर आप शुरू हो जाएं तो उस वक्त एक हमने 2 जहाज़ शूट डाउन किए और पायलट एक कैप्चर किया। वो एक इंडिकेशन थी कि दोबारा ऐसी हरकत आप मत करें। लेकिन आप दोबारा अगर उन्हीं लेसन्स को लर्न नहीं करेंगे तो इस बार तो जो है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। जो मैंने कहा है ना, स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस था। अगर अब भी वो नहीं सीखे तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, हर जंग, हर कॉन्फ्लिक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हम यूजली स्ट्रेटजी में कहते हैं कि पुरानी जंग आप ना लड़ें, डोंट फाइट द लास्ट वॉर। आप हमेशा फ्यूचर की वॉर की बात करते हैं। तो फ्यूचर की जंगें हमेशा विल बी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। उनमें नई चीज़ें आएंगी। आपने ईरान और ये इसराइल पे जो इसराइल ने जो हमले किए हैं, इसमें आपने ड्रोन्स का देख लिया कितने इफेक्टिव रहे हैं। आपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का देख लिया कितने इफेक्टिव हो गए। तो तमाम कैपेबिलिटीज़ जो आई थिंक आजकल वॉरफेयर में हैं,
वो तमाम इस 2 महीने की जंग में इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो आई थिंक जो वाइज नेशंस हैं उन्होंने इससे बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए होंगे और इसी लिहाज से ज़रूर भारत ने भी किए होंगे, पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो पाकिस्तान को अपनी सलाहियत पे हमें पूरा एतबार है। तो आई थिंक अगर फ्यूचर में कोई जंग हुई भी तो पहले तो भारत को याद रखना पड़ेगा कि 2 दफ़ा एरियल वॉरफेयर में मार खाने के बाद दोबारा बहुत सोचना पड़ेगा उन्हें, इससे पहले कि दोबारा वो कोई एरियल इंकर्शन करें। राइट। और पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी हमसाए हैं, एक तो जारहियत का खतरा भी मौजूद रहता है, वो भी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है। आपके ख्याल में हमारी तैयारियों की तरजीह जो है वो क्या होनी चाहिए? देखें इसमें क्योंकि दोनों ममालिक यकीनन काफ़ी आगे बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ जो मार्का हक में हुआ, तो दोनों ने अपने अपने रिसोर्सेज, अपनी टेक्नोलॉजीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ उनको रिफ़ाइन कर लिया है। भारत को आपको पता होगा कि उनको बहुत ज़्यादा उनकी एयरफोर्स को फंड्स दिए गए हैं। 114 राफेल्स की डील उन्होंने की है। उसके अलावा S-400 की जो बैटरीज तबाह हुई थी उसके अलावा उन्होंने और भी वो अपने रिप्लेनिश कर लिए हैं। तो एयरफोर्स को उनकी बहुत ज़्यादा पैसा बजट में मिला है, प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री। इसी तरह उनकी नेवी पे भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं, इंटीग्रेशन। तो उन्होंने वो तमाम फ्लॉज जो उन्हें फील हुए थे उनको कवर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान अपने मॉडेस्ट रिसोर्सेज में वो भी आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा कि दुनिया ने पाकिस्तान की किस तरह पजीराई की, पाकिस्तान की अफवाज की। आपके डिफेंस डील्स हुए, दुनिया ने आपसे ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की, दुनिया ने आपसे ब्रीफिंग्स मांगी, वो डेटा मांगा, आपको कहा कि उन्हें सिखाएं कि आपने ये फतह किस तरह हासिल की थी। लेकिन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वॉरफेयर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और आई थिंक हमारी नेशनल लीडरशिप जो है उसे बिल्कुल इल्म है कि हमें कितने रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि हम अगली अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होती है या अगर भारत ने सबक सीख लिया है ना हो, लेकिन तैयारी करना फिर भी बनता है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल जावेद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।